फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन का जो पहला पार्ट बना चुके हैं उसका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे विशेष रूप से बहुत सारे, पहले थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद जो 50 प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है इस टॉपिक का तो उसे देख के आइए, वहाँ पर 55 जो पिछली वर्ष पेपरों में प्रश्न पूछे हैं उनको शामिल किया गया है। उसके बाद इसे देखें, क्योंकि इसको डायरेक्ट देखने से कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पुलिस की विशेष इकाइयाँ। तो इसमें 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं, तो लास्ट में प्रश्नों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें पीएसी, जिसे प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। तो इसका गठन कब हुआ था? तो पीएसी का गठन 1948 में हुआ था। पीएसी एक्ट के तहत इसका कार्य क्या है? नागरिक पुलिस की सहायता, दंगा नियंत्रण, त्यौहार मेलों की सुरक्षा और वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इनकी रक्षा करना। और विशेष तत्व इसका यह है कि इसकी टोटल 33 बटालियन है। यह प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है। आप एक चीज़ को देख रहे होगे, ये स्टार यहाँ लगा हुआ है, स्टार यहाँ लगा हुआ है, जहाँ जहाँ स्टार लगे हुए हैं ये प्रश्न बार बार पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और आता है, ऐसे स्थानों पर तैनात की जाती है, यह रिजर्व पुलिस बल के रूप में कार्य करता है। अच्छा, एक प्रश्न और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स, विशेष कार्य बल। तो इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल टास्क फोर्स, जो बार बार फुल फॉर्म और स्थापना कब हुई थी और क्यों स्थापना हुई थी। देखो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, कब स्थापना हुई, क्यों हुई, तो और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखते हैं आगे। तो इसका अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेशल टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 4 मई 1998 में हुई थी। बात दरअसल कारण क्या था कि श्री शुक्ला नाम का एक आतंकवादी था, जिस आतंकवादी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, तो उनको मारने के लिए 6 करोड़ का ठेका लिया था। तो इस आतंकवादी को मारने के लिए इस विशेष पुलिस बल का गठन किया गया। किसका? स्पेशल टास्क फोर्स। हुआ क्या फिर? ये आतंकवादी मारा गया था दिल्ली के पास, लखनऊ से भागता हुआ गया और गाजियाबाद में ये मारा गया। तो यहाँ से प्रश्न आता है किसके लिए गठन किया गया? तो श्री प्रकाश शुक्ला। इसके नाम के आगे श्री क्यों लगा है ये समझ में नहीं आता। कार्य क्या है इसका? संगठित अपराध, माफिया, इनामी अपराधी और जाली नोटों का व्यापार और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना। विशेष तत्व इसका यह है कि एडीजी का लेवल का जो अधिकारी होता है वो इस पद को संभालता है और इसका मुख्यालय लखनऊ में। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। तो जितने भी पद हैं, खासकर सभी जितनी भी जो इकाइयां हैं उन सभी इकाइयों का मुख्यालय खासकर लखनऊ में ही है। अब देखते हैं आगे। आगे है एटीएस, तो आतंकवाद विरोधक दस्ता, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी आतंकवादियों से निपटने के लिए। और क्या है इसका कार्य? क्या है? आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी रखना और उनका नामांकन करना है। सॉरी, ये गलत लिखा थोड़ा, नामांकन। विशेष तत्व SPOT, स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम, इसकी एक प्रमुख विशेषता और कमांडो जो शाखा है उसका नाम है। उसके बाद आगे देखते हैं यूपीएसएसएफ, तो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, अंग्रेजी रूप उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 2020 को की गई, लेटेस्ट में अभी की गई है। क्यों की गई? जैसे कि कार्य जिसका जो मेट्रो और हवाई अड्डे हैं, अदालतें हैं और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जैसे भगवान श्री राम की अयोध्या, इसके लिए, और काशी, ऐसे स्थलों की रक्षा करना। उसके बाद विशेष तथ्य इससे यह है, इस बल को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी की विशेष मुक्त शक्ति है। ये बिना वारंट के ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, ध्यान रखना इसका। तो जीआरपीएफ, इसमें क्या लिखा है? जीआरपी क्या लिखा है? जीआरपी, राजकीय रेलवे पुलिस। तो इसका गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, इसको जीआरपी बोला जाता है, जीआरपी। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस होती है जो रेलवे में काम करती है। कैसे कार्य? रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के भीतर अपराध को रोकना, यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना। विशेषता, इसका खर्च रेलवे और राज्य सरकार मिलकर करते हैं, लेकिन यह पुलिस यूपी का हिस्सा है। ये पुलिस कहाँ का हिस्सा है? यूपी का। क्योंकि रेलवे में जो पुलिस लगी होती है, तो रेलवे जो विषय है केंद्र का, लेकिन पुलिस विषय है राज्य का। तो रेलवे जो केंद्र का विषय है, जिस राज्य में जौन सी रेलवे है, उस रेलवे की सुरक्षा और उसके आतंकवाद को रोकने के लिए
उसी राज्य की पुलिस को, प्रत्येक राज्य की पुलिस को लगभग 3 से 4, कहीं कहीं 5-5 वर्ष तक रेलवे में कार्य करने पड़ता है, इसका ध्यान रखना है। तो अच्छा, जो ये तो प्रदेश की पुलिस हो गई, उसके बाद रेलवे की स्पेशल पुलिस भी होती है जिसे बोलते हैं आरपीएफ। आरपीएफ जो होती है वह रेलवे की स्पेशल पुलिस होती है, जबकि ये जीआरपीएफ किसी राज्य की पुलिस होती है जो रेलवे की सेवाएं देती है। अच्छा, आगे देखते हैं। एलआईयू स्थानीय अधिसूचना इकाई, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। यह कार्य, यह गुप्त सूचनाएं एकत्र करना, राजनीतिक आंदोलनों पर नज़र रखना, ये इसके कुछ कार्य हैं। और पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन ऐसे कार्य करती है। यह प्रश्न देखो पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगली शाखा क्या है। तो EOW आर्थिक अपराध शाखा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। तो इसका स्थापना 1970 को हुई थी। कार्य क्या है? बड़े वित्तीय घोटाले, टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना। अच्छा, अब आगे देखते हैं। SIT, तो इसे विशेष जांच दल कहा जाता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। यह सरकार द्वारा सौंपे गए विशिष्ट संवेदनशील मामलों की निष्पक्ष जांच करती है, तो ये जांच करने के लिए गठित की जाती है। आगे देखते हैं, अगला है SDRF। तो राज्य आपदा मोचन बल, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो ये कार्य क्या है? बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक घटनाओं के समय राहत और बचाव का कार्य करना, इसका ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है? अगला टॉपिक SCRB राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये पूरे राज्य में अपराध और अपराधियों की डिजिटल डेटा तैयार करता है और उसे सुरक्षित रखता है। आगे नेक्स्ट है ACO एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ये लोक सेवक और कर्मचारियों द्वारा ली जाने वाली रिश्वत और भ्रष्टाचार को विरुद्ध ट्रैप लगाना, जांच करना। तो ये एंटी करप्शन, इसका मोबाइल नंबर क्या होता है आगे बताएंगे हम। एक हेल्पलाइन नंबर भी होता है जिससे कि रिश्वतखोरी बचाई जाए, ये रिश्वतखोरी के लिए होती है। आगे देखिए PRV पुलिस रिस्पांस व्हील। तो इसकी डायल नंबर होता है 112। तो इसे पुलिस रिस्पांस व्हील बोलते हैं। सूचना मिलने पर कम से कम समय में घटना स्थल तक पहुंचना इसका मुख्य कार्य है और 112 नंबर डायल करने पड़ता है, तब पुलिस जो आती है आपके घर पे। पहले ये 100 नंबर पे आती थी, अब देखो 112 पे आने लगी, महंगाई बढ़ रही है भाई। FSL विशेष, इसे क्या बोलते हैं? विधि विज्ञान प्रयोगशाला। तो विधि विज्ञान इस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो कार्य अपराध स्थलों से प्राप्त साक्ष्य, DNA, फिंगरप्रिंट, जहर आदि जो वैज्ञानिक परीक्षण करना और अपराधों के बारे में सूचना प्राप्त करना, जैसे फिंगरप्रिंट वगैरह, DNA वगैरह, जिससे कि अपराधी पकड़ा जाए। उसके बाद आगे देखते हैं CBCID। तो CID अपराध अन्वेषण ब्यूरो, इसे CID बोलते हैं, CID क्राइम ब्रांच। तो ये क्राइम ब्रांच के अधीन गठित की गई है, तो इसे बोलते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो इसका कार्य क्या है? उन मामलों की जांच करना है जो स्थानीय पुलिस के बस के बाहर हैं या जिनमें उच्च स्तरीय निष्पक्षता की जरूरत होती है। तो ये होती है, ध्यान रखना, CID, CBCID, ध्यान रखना। और इसी तरह से एक केंद्र की भी पुलिस होती है, इसका ध्यान रखना क्या होती है, अब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। विलेज पुलिस, ग्राम पुलिस चौकीदार। तो यह क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का सबसे निचला स्रोत है। यह सीधे DM के अधीन होती है, लेकिन पुलिस की सहायता करते हैं। जो थाने की चौकीदार या जो पुलिस होती है उसी की सहायता करने के लिए इस पुलिस का गठन किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ पुलिस से संबंधित ऑपरेशन हैं, उन ऑपरेशनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक ऑपरेशन को देखते हैं। जैसे कि ऑपरेशन पाताल। तो ऑपरेशन पाताल, इसका लक्ष्य क्या है? संगठित अपराधों, माफियाओं और गैंगस्टरों को जड़ से सफाया करना कार्य। इसके तहत अपराधियों को उनके ठिकानों से खोजकर पाताल से भी बाहर निकालने और उनके अवैध साम्राज्य को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाती है। मतलब माफिया अपराधी अगर पाताल में भी छिप जाए जाके तो वहाँ से भी निकाल लिया जाता है, इसलिए इसे ऑपरेशन पाताल कहा गया है। कहने का मतलब
आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और छूटा है, मुख्य तथ्य। इसमें अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क कर दिया जाता है। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन मुस्कान। इसका लक्ष्य है लापता और गुमशुदा बच्चों की तलाश करना। जैसे किसी का बच्चा किसी को अगर मिल जाए जो गुम हो चुका था, तो बच्चा जब मिल जाता है तो मुस्कान आती है चेहरे पर, ध्यान रखना, मुस्कान ऑपरेशन का नाम। कार्य, पुलिस विभिन्न राज्यों के आश्रय गृहों और रेलवे स्टेशनों पर जाकर खोजते हुए बच्चों की पहचान करती है और उनके परिजनों से मिलाती है। पूछा गया प्रश्न, गुमशुदा बच्चों की वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया जाता है? तो ऑपरेशन मुस्कान, ध्यान रखना। अच्छा, ऑपरेशन कायाकल्प, तो पुलिस थानों और चौकियों में बुनियादी ढांचा में सुधार करना, जैसे कि उसमें कितने कंप्यूटर होना चाहिए, कितने और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पुलिसकर्मी है या नहीं है, लैट्रिन बाथरूम, बहुत सारी बिजली की सुविधाएं जो पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए। ऑपरेशन कायाकल्प, काया का कल्प, ध्यान रखना, तो कायाकल्प शब्द से समझ सकते हैं। तो कार्य, थानों में जन सुनवाई कक्ष बनाना, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, बारी बैरकों की स्थिति सुधार करना, बेहतर करना, तो ये इसके काम है। मुख्य तथ्य, इसका उद्देश्य पुलिस कार्यस्थल को कारपोरेट जैसे साफ और कुशल बनाना है इसका कार्य। नेक्स्ट ऑपरेशन कन्विक्शन, तो इसका क्या है? जघन्य अपराधों को त्वरित सजा मिलना, जघन्य अपराधों में जो त्वरित सजा मिलना इसका कार्य है। जैसे गोवध, धर्म परिवर्तन, बलात्कार, हत्या जैसे मामलों में 30 दिनों के भीतर प्रभावी पैरवी करके अपराधी को सजा दिलाना। जैसे मुख्य तथ्य, यूपी पुलिस इसमें साक्षी सुरक्षा और वैज्ञानिक साक्ष्य को जोर देती है, ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं ऑपरेशन त्रिनेत्र। तो मनुष्य के नेत्र होते कितने हैं? 2। अब त्रिनेत्र कहाँ से आ गया? जैसे जो कैमरा लगा होता है कमरे में या कहीं भी चौराहे पर, इसको तीसरा नेत्र बोला जाता है। तो डिजिटल निगरानी और सीसीटीवी कैमरे का नेटवर्क विस्तार करने के लिए यह पूरे राज्य में महत्वपूर्ण चौराहों गलियों को सीसीटीवी कैमरा लगाना, ताकि अपराधों की संख्या कम की जा सके और भागने के रास्ते पर नज़र रखी जा सके। जैसे अपराधी अपराध करके भाग जाते हैं। यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अपराध नियंत्रण के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र। चलिए अब आगे देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं ऑपरेशन से। ऑपरेशन क्लेन, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः गैंगस्टरों और उनके शूटरों का खात्मा करना। यह ऑपरेशन विशेष रूप से अपराधियों के विरुद्ध चलाया गया था जो जेल से गैंग चलाते रहते हैं और भागते हैं। अगला है ऑपरेशन नारकोस, ये मादक पदार्थ, ड्रग्स वगैरह की तस्करी को रोकना। इसके तहत पीएसी और एसटीएफ मिलकर नशीली दवाओं के नेटवर्क को तोड़ते हैं, जैसे दारू और गांजा, बहुत सारी अफीम चीज़ें होती हैं। ऑपरेशन कवच, इसका साइबर अपराध, साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी से जनता को बचाना। कार्य, लोगों को जागरूक करना और साइबर अपराधियों को ट्रैक करना, साइबर अपराधी जो होते हैं उनको पता करना। अच्छा, ऑपरेशन चक्रव्यूह, जेल के भीतर से चल रहे आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करना। कभी कभी बड़ा अपराधी जेल में बंद हो जाता है तो उसके सहयोगियों के द्वारा वो जेल में ही षड्यंत्र रचाता है, तो ऐसे अपराधी के नेटवर्क को ध्वस्त करना। कार्य, जेल में औचक छापेमारी, अपराधियों के संचार माध्यम, मोबाइल आदि को नष्ट करना या छीड़ लेना मोबाइल वगैरह को। मिशन शक्ति, तो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए कार्य। एंटी रोमियो स्क्वाड, ये प्रश्न बार बार आता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड क्या है? तो ये मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम है और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। मुख्य तत्व, यूपी सरकार एक फ्लैगशिप अभियान चला रही है इसी ऑपरेशन के मध्य। अगला प्रश्न देखो, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट जो थाने से संबंधित प्रशासन है वहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे कि एफआई, जैसे इसमें लिखा हुआ है एफआईआर, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है। तो क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो हिंदी नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसका नाम हिंदी में क्या होता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट, इंग्लिश में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो कानूनी धारा, तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर जो होती है दर्ज की जाती है।
प्रतियों की संख्या जो FIR होती है उसमें कितनी प्रतियां बनाई जाती हैं, तो यहाँ से प्रश्न आता है। तो प्रतियों की संख्या इसमें कुल 4 होती है। प्रथम प्रति होती है वो संबंधित न्यायालय मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। दूसरी प्रति जिला पुलिस अधीक्षक SP या SSP को भेजी जाती है। और तीसरी प्रति थाने में रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती है, जो रजिस्टर नंबर 1 में दर्ज की जाती है, इसका ध्यान रखना। और चतुर्थ प्रति जो होती है सूचना देने वाली, ये जो वादी होता है जो FIR लिखवाता है उस व्यक्ति को दे दी जाती है। निःशुल्क, ध्यान रखना, चारों प्रतियां निःशुल्क होती हैं। अब थाने में रुपए ले लेते हो तो घूसखोरी है। महत्वपूर्ण तथ्य है, अपराध 2 प्रकार के होते हैं। एक अपराध होता है संज्ञेय अपराध, एक होता है असंज्ञेय। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, संज्ञेय अपराध। अपराधों में FIR दर्ज करवाना अनिवार्य है, जो संज्ञेय अपराध है उनमें। तो संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जैसे कि बहुत गंभीर मामला है, जैसे किसी का कत्ल कर देना, मार देना। और ऐसे अपराधों में पुलिस जो होती है वो बिना वारंट के ही वादी को पकड़ लेती है। और जो असंज्ञेय अपराध होते हैं उनमें कोर्ट से वारंट आता है तब पुलिस पकड़ती है। तो जो असंज्ञेय अपराध होते हैं वो निम्न श्रेणी के अपराध होते हैं, जैसे गाली दे देना, किसी को थोड़ी बहुत चोट पहुंचा देना, इस तरह के। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो संज्ञेय अपराध के मामले में FIR दर्ज कराना अनिवार्य है यदि थाना मना करे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ कोई हत्या कर दी किसी की, या कोई बहुत बड़ा जैसे कि देशद्रोह करना, ऐसे अपराधों में होता क्या है। अच्छा, हम क्या बता रहे थे, यदि थाना मना करे तो CRP की धारा 154 जो होती है इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट SP को जाके प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो NCR क्या है, इसे बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, हिंदी नाम असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट। ये असंज्ञेय अपराध होते हैं, छोटे मोटे अपराध, उनमें ये रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसकी कानून धारा 155 के तहत CRPC की धारा जो है उसके तहत दर्ज कराई जाती है। कार्य, छोटे अपराध जैसे गाली गलौज, साधारण मारपीट के लिए इसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच तो नहीं कर सकती है और ना ही गिरफ्तार कर सकती है, ध्यान रखना इसका। संज्ञेय अपराध में कर सकती है गिरफ्तार और पकड़ भी सकती है। तो अब देखते हैं जनरल डायरी। तो ये जनरल डायरी से बार बार पेपर में प्रश्न आता है, तो इसे बोला जाता है GD। तो GD माने जनरल डायरी। तो हिंदी का नाम इसका है रोज नामचा, इसे रोज नामचा आम कहा जाता है हिंदी में। तो ये रजिस्टर संख्या जो है वो 2 होती है, ध्यान रखना। इसका विवरण, इसमें थाने की 24 घंटे की जो गतिविधि होती हैं उन्हें दर्ज किया जाता है। प्रत्येक 24 घंटे की गतिविधियां जो भी थाने में काम हुआ वो सब इसी में दर्ज किया जाता है, जनरल डायरी में। इसे कौन लिखवाता है, SHO लिखवाता है। और लिखता कौन है, मुहिर, जिसे हेड कांस्टेबल बोला जाता है। पुलिस बल का आना जाना, जैसे कहाँ पुलिस गई, क्या क्या काम किया, ड्यूटी वगैरह, इसमें सब कुछ चढ़ाई जाती है। उसके बाद VIP मूवमेंट, महत्वपूर्ण जो भी सूचनाएं होती सब चढ़ाई जाती है इसमें। नियम, अच्छा, GD की नई प्रति रोज 8 बजे शुरू की जाती है। जो जनरल डायरी है उसकी रोजाना 8 बजे प्रति शुरू कर दी जाती है और 24 घंटा तक जो भी कार्य होता है थाने में वो सब कुछ इसमें चढ़ा दिया जाता है। साक्ष्य, न्यायालय में इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी न्यायालय मांग सकता है तो इसे साक्ष्य के रूप में वहाँ प्रस्तुत करने पड़ता है। तो केस डायरी, इसे बोलते हैं CD। तो इसे केस डायरी बोलते हैं। ये कानून की धारा 172 के तहत दर्ज की जाती है। विवेचना अधिकारी जो होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो इसे किसी केस की जांच में दिन प्रतिदिन क्या कार्रवाई चल रहा है उसका पूरा लिखित विवरण इसमें होता है, ध्यान रखना। गोपनीयता, इसे आरोपी को नहीं दिखाया जाता है, केवल न्यायालय और वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाया जा सकता है, ध्यान रखना। किसको, केस डायरी को आरोपी को नहीं दिखाया जाता है। अब कुछ डायरियां हैं प्रमुख जहां से प्रश्न आते हैं, उन्हें देखते हैं। तो पहले नंबर पर थाने के संचालन के लिए कुल 25 रजिस्टर जो होते हैं उन्हें तैयार किया जाता है। तो आगे देखते हैं 25 रजिस्टर। तो रजिस्टर संख्या जो 1 है, तो सबसे पहले देखते हैं रजिस्टर संख्या और उनका नाम, कार्य और विशेष तथ्य। तो रजिस्टर संख्या जो 1 है इसमें FIR रजिस्टर कराई जाती है। इसमें सभी प्राथमिक सूचनाएं दर्ज कराई जाती हैं। रजिस्टर संख्या 2 है, उसमें जनरल डायरी जिसे थाने का दैनिक लेखा जोखा कहा जाता है। रजिस्टर संख्या जो 4 है इसे देखते हैं, इसमें क्या है। रजिस्टर संख्या 4 में संज्ञेय अपराध रजिस्टर कराए जाते हैं, जैसे गंभीर अपराध जो होते हैं। और रजिस्टर संख्या 8 में विलेज क्राइम नोटबुक होती है। ये गवार अपराधियों का पूरा इतिहास इसमें होता है। और उसके बाद में
रजिस्टर संख्या 10 जो है इसमें निगरानी रजिस्टर कहा जाता है। जेल से छूटे हुए खतरनाक अपराधियों को नज़र रखा जाता है, इसमें उनका नाम नोट किया जाता है। रजिस्टर संख्या 16 फरार रजिस्टर, इसमें घोषित भगोड़े अपराधियों की सूची होती है। रजिस्टर संख्या 19 मालखाना रजिस्टर, जब्त किया गया सामान आदि होता है। इसमें ध्यान रखते हैं जहाँ पे स्टार लगे हैं उन क्वेश्चनों को ज़्यादा याद करते हुए चलना है। उसके बाद एक चीज़ होती है हिस्ट्री चार्जशीट, हिस्ट्री सीट। तो हिस्ट्री अपराधियों का ये कच्चा चिट्ठा होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है तो पुलिस उसकी हिस्ट्री सीट खोलती है। इसके दो भाग होते हैं, वर्ग ए जिसे क्लास ए बोला जाता है, वर्ग 2 जिसे क्लास बी बोला जाता है। वर्ग ए में उन अपराधियों के लिए जो डकैती, चोरी, सेंधमारी, सक्रिय अपराध करते हैं, और वर्ग बी उन पेशेवर अपराधियों के लिए जिसमें गुंडागर्दी, अवैध धंधे, गिरोह बनाकर जो लोग रहते हैं अपराध करते हैं उनके लिए होती है। ऐसे लोगों की जानकारी उसमें होती है। निगरानी हिस्ट्री सीट को खोलने का आदेश एसपी या एसएसपी दे सकता है, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, अगला देखते हैं पंचनामा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो रजिस्टर होता है उसे देखते हैं। पंचनामा किसी संदिग्ध व्यक्ति के मौत में घटना स्थल पर मौजूद 5 गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में तैनात जो होते हैं व्यक्ति, उनकी उपस्थिति में इसे तैयार किया जाता है। कितने व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार किया जाता है? घटना स्थल पे 5 व्यक्तियों की, सीआरपीसी की धारा 174 के तहत। पोस्टमार्टम मृत्यु के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए, सबका चिकित्सीय परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं नोट। यहाँ से प्रश्न जो आए हैं पेपर में, पुलिस अभिरक्षण, पुलिस कस्टडी और न्यायिक अभिरक्षण, जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर है? तो यह प्रश्न बार बार पेपर में आता है। तो ऐसे देखते हैं, पुलिस अभिरक्षण में आरोपी थाने के लॉकअप में रहता है। जैसे पुलिस अभिरक्षण जब करती है तो थाने के जो लॉकअप होता है उसमें अपराधी रहता है, जबकि न्यायिक अभिरक्षण में वह जेल में रहता है। तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है पेपर में, देख लेना। आगे देखते हैं, केस डायरी कौन लिखता है? तो विवेचन अधिकारी जो होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ का मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिखता है, जो प्रायः एसआई या इंस्पेक्टर लेवल का जो अधिकारी होता है थाने में, वो इसे लिखता है। एफआईआर को बदला जा सकता है। देखो यहाँ से प्रश्न आया है, तो नहीं, एक बार दर्ज होने के बाद केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही इसे रद्द किया जा सकता है। अब देखते हैं जेल प्रशासन। तो जेल प्रशासनिक ढांचा, जेल शीर्ष अधिकारी जेल विभाग का नेतृत्व डीजी महानिदेशक द्वारा किया जाता है। जेल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसका नाम होता है डीजी महानिदेशक, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ और अधिकारी होते हैं जो ऊपर से नीचे दिए हैं। महानिदेशक डीजी, उप महानिरीक्षक डीआईजी कारागार, वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय जेल हेतु होता है। उसके बाद और भी हैं, जैसे कि अधीक्षक जो होता है वो जिला के लिए होता है, ये प्रश्न देखो पूछा हुआ है पेपर में। और जेलर भी होता है, उसके बाद डिप्टी जेलर होता है, और जेल वार्ड। तो जेल वार्डर जो होता है ये उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का कांस्टेबल लेवल का पद आता है उसी के लिए होता है, ध्यान रखना, उसी के समकक्ष होता है। अब आगे देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जेलों के प्रकार और संख्या। तो उत्तर प्रदेश में जेलों की क्षमता और कैदियों के आधार पर विभाजित किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन और कितनी जेलें हैं। तो केंद्रीय कारागार संख्या, जो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार हैं वो 7 हैं। तो जो लंबी सजा मिलती है जिनको, जैसे आजीवन कारावास मिलता है, ऐसे कैदी उसमें रखे जाते हैं केंद्रीय कारावास में। फिर जिला कारागार, तो ये 62 जिला कारागार हैं, प्रत्येक जिला में एक होता है, कुछ जिलों में नहीं है, तो 62 हो पाए हैं। यहाँ विचाराधीन और कम सजा वाले अपराधी जो होते हैं वो रखे जाते हैं। उप जिला कारागार ये 2 हैं, कहाँ हैं? महोबा और देवबंद जो सहारनपुर में पड़ता है वहाँ हैं। आदर्श कारागार यह लखनऊ में है, यहाँ अच्छे आचरण वाले जो अपराधी होते हैं वो रखे जाते हैं आदर्श कारागार में। नारी बंदी निकेतन, तो ये केवल लखनऊ में है, यहाँ पर महिला कैदियों को विशेष रूप से जेल में रखा जाता है। सदन किशोर सदन, तो ये एक है, ये बरेली में है, यहाँ पर अल्पवयस्क और बाल अपराधी जो बच्चे होते हैं उन अपराधियों को रखा जाता है। उसके बाद में जो केंद्रीय कारागार उसे देख लेते हैं कहाँ है। तो केंद्रीय कारागार जो आगरा में है, ये प्रदेश की सबसे पुरानी में से एक नहीं है, वस्तुतः बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जेल है जो आगरा में है, ध्यान रखना। उसके बाद केंद्रीय कारागार बरेली में है, वाराणसी में, फतेहपुर में है जो फर्रुखाबाद में पड़ता है, फतेहगढ़, और नैनी प्रयागराज में, लखनऊ में, और आदर्श कारागार लखनऊ में और है। इस तरह से
2 कारागार हो जाती हैं लखनऊ में, तो टोटल 7 हो जाती हैं केंद्रीय कारागार। और जेलों से संबंधित विशेष संस्थान जैसे संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, यह लखनऊ में स्थित है, जहां जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बंदी कल्याण, जेलों में कैदियों को शिक्षा और कौशल विकास जैसे सिलाई और बढ़ईगिरी आदि सिखाया जाता है। तो ये बंदी कल्याण हेतु एक योजना चलाई जाती है, तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है। अब आगे देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अब उत्तर प्रदेश की अधिकांश जेलों में अदालतों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जोड़ा जाता है, ताकि कैदियों को बार बार ले जाने का जोखिम कम हो जाए। अदालत और जेल के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा केस की सुनवाई हो जाती है। तो यहाँ से देखो नोट, उत्तर प्रदेश की वह कौन सी जेल है जहाँ केवल महिला कैदियों को रखा जाता है? नारी बंदी निकेतन लखनऊ। किशोर सदन जहाँ पर बरेली में है, तो यहाँ पर बच्चों को रखा जाता है। जेल विभाग का ध्येय वाक्य क्या है? तो ये प्रश्न बार बार आता है कि जेल जो है उसका वाक्य क्या है? तो सुधार एवं पुनर्वास। जबकि पुलिस का वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो जेल वार्डर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश जो भर्ती पदोन्नति बोर्ड है लखनऊ, उसी के द्वारा इसकी जेल वार्डर पुलिस की भर्ती की जाती है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, अब देखते हैं जो पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर हैं उन्हें देखते हैं। तो इसे देखते हैं केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। तो ये कहाँ पर है? तो केंद्रीय प्रशिक्षण पुलिस अकादमी जो है, इसे देखते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये कन्हई सेरा जो भोपाल में पड़ता है वहाँ पर है, ध्यान रखना। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ राज्यों के DSP SP लेवल के जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, जो इसमें लिखा हुआ है इसे देख लेना फुल फॉर्म। ये हैदराबाद में है। यहाँ IPS लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके बाद में CDTI केंद्रीय अन्वेषण प्रशिक्षण संस्थान, तो ये गाजियाबाद में है। यहाँ अपराध की वैज्ञानिक जांच और फॉरेंसिक साक्ष जुटाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। अच्छा आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, ये मुरादाबाद में है। तो विशेषता पुलिस का सर्वोच्च संस्थान है ये, और यहाँ पर PPC क्षेत्र अधिकारी जैसे कि CO वगैरह होते हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में देखते हैं APTC सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये सीतापुर में है। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है पेपर में। उसके बाद में एक है PTC पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, ये मुरादाबाद में है और सीतापुर में भी है। तो यहाँ पर दरोगा वगैरह को ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद PTS पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, तो गोरखपुर, उन्नाव, जालौन, सुल्तानपुर, मेरठ, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर यह है PTS पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। यहाँ पर जो पुलिस के आरक्षी यानी कांस्टेबल लेवल होते हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके बाद यह प्रश्न आता है डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब देखते हैं हेल्पलाइन नंबर को। तो अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर 101 है। गर्भवती महिलाओं को लिए एम्बुलेंस 102, आपातकालीन एम्बुलेंस 108, और एकीकृत अपराध जैसे पुलिस, फायर और एम्बुलेंस, जैसे कि आप 112 के द्वारा इन तीनों जो ऊपर 3 जो दिए हैं ना, इन तीनों का लाभ आप 112 से उठा सकते हैं। तो इसका मतलब एकीकृत का मतलब ये हुआ, पहले ये नंबर 100 था, आज की डेट में 112 है। 1090 वुमन पावर लाइन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद 1930 साइबर अपराधों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, और 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है बच्चों के लिए, 139 रेलवे के लिए है, और 1073 यातायात दुर्घटना के लिए, 181 महिला जो घरेलू हिंसा होती है, घर में महिलाओं को मारपीट, उसके लिए, और 1551 है किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर। उसके बाद यूपी पुलिस भर्ती एवं शारीरिक मापदंड, तो उत्तर प्रदेश की इस जो शारीरिक मापदंड वगैरह और DBPST होता है, यहाँ से भी पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखना। शैक्षणिक योग्यता, तो पुलिस के लिए 12वीं पास होना चाहिए, जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए स्नातक यानी BSc वगैरह होना चाहिए। पुरुष के लिए ऊंचाई सामान्य OBC SC के लिए 168 सेंटीमीटर, जबकि ST के लिए 160। पुरुष का सीना सामान्य OBC ST के लिए 79 से 84 तक होना चाहिए, जबकि ST के लिए 77 से 82 तक। उसके बाद जो फुलाव होता है सीना का फुलाव सभी श्रेणियों के लिए कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं की ऊंचाई सामान्य OBC SC के लिए
152 सेंटीमीटर, जबकि एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। महिलाओं का सभी श्रेणी के लिए वजन होना चाहिए 40 किलो। उसके बाद में पुरुषों की दौड़ होती है 4.8 किलोमीटर जो 25 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए, और महिलाओं की दौड़ 2.4 किलोमीटर जो 14 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। आयु सीमा वर्ग, जैसे कि पुरुष के लिए जो सामान्य लेवल के होते हैं उनके लिए 18 से 22 वर्ष तक, और महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष के लिए, लेकिन आरक्षण अलग मिलता है 5-5 वर्ष का ओबीसी SC ST के लिए। अब आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया। लिखित आधार पर पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक मापदंड जिसे DBPST बोलते हैं, उसके बाद दौड़ वगैरह, फिर मेडिकल होता है। इस तरह से चयन होता है। तो यहाँ से ये प्रश्न पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं जो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं पेपर में, उन प्रश्नों को देखते हैं। हमारे पास समय कम है, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम बहुत जल्दी समेटने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को रोक रोक के प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यूपी STF का गठन 4 मई 1998 को किस कुख्यात अपराधी को खत्म करने के लिए किया गया था? तो श्री प्रकाश शुक्ला। उसके बाद नेक्स्ट, मेट्रो, हवाई अड्डे और अदालतों की सुरक्षा के लिए UPSSF का गठन किस वर्ष 2020 में हुआ था? अगला प्रश्न, स्थानीय अभिसूचना इकाई LIU का कौन सा कार्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है? तो पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन के लिए इसका प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS का गठन कब किया गया है? तो इसका गठन किया गया था 2007 में ATS का। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, SDRF का राज्य आपदा मोचन बल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा वगैरह होता है, इससे राहत देना। और उसके बाद जाली नोटों, व्यापार माफियाओं को रोकने का, तो इसका कार्य है STF का स्पेशल टास्क फोर्स। EOW आर्थिक अपराध शाखा का गठन 1970 में किया गया था। अगला, यूपी पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान, तो मैंने बताया था जो गुमशुदा बच्चा होते हैं उनको घर वापसी कराने के लिए। जघन्य अपराधों में 30 दिनों में के भीतर सजा दिलाने का कार्य कौन करता है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन। अगला, CCTV कैमरे के माध्यम से अपराध नियंत्रण के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन पाताल का मुख्य उद्देश्य क्या है? माफिया गैंगस्टरों का जड़ से सफाया या संपत्ति या कुर्की करना। तो मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा लिए कौन सा दस्ता सक्रिय रूप से चलाया जाता है? तो एंटी रोमियो स्क्वाड। नेक्स्ट, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध, तो पुलिस की जो थाना चौकियाँ होते हैं उनमें सुधार करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मादक पदार्थों की तस्करी हेतु संचालित अभियान का नाम क्या है? तो इसे बोलते हैं ऑपरेशन नारकोस कवच या नशा मुक्ति। तो अगला देखते हैं, जेलों के भीतर चल रहे अपराध नेटवर्कों को ध्वस्त करने के लिए तो ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संज्ञेय अपराधों में FIR दर्ज की जाती है धारा 154 के तहत। FIR की कुल कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? तो FIR की कुल 4 प्रतियां तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रोजनामचा जैसे आम या जनरल डायरी बोलते हैं, तो ये रजिस्टर संख्या 2 से बनाई जाती है। पुलिस डायरी की नई प्रति रोज़ कितने बजे शुरू होती है? तो 8 बजे शुरू होती है। उसके बाद असंज्ञेय या छोटे अपराधों की रिपोर्ट NCR किस धारा के तहत बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है 155 धारा के तहत। उसके बाद विवेचन अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा केस की दिन प्रतिदिन की कार्रवाइयों इनमें से किसके द्वारा दर्ज की जाती हैं, किस में दर्ज की जाती हैं? तो ये दर्ज की जाती हैं केस डायरी यानी CD में। जेल से छूटे खतरनाक अपराधियों की नज़र के लिए रजिस्टर संख्या 10 बनाया जाता है। तो रजिस्टर संख्या 19 का संबंध किससे है? तो ये मालखाना या जब्ती रजिस्टर बनाया जाता है उससे संबंधित है। उसके बाद हिस्ट्री सीट वर्ग A किन अपराधियों के लिए बनाया जाता है? डकैती, चोरी, सेंधमारी जैसे सक्रिय अपराध जो हैं। तो किसी संदिग्ध मौत के मामले में पंचनामा जो अनुच्छेद धारा 174 के द्वारा बनाया जाता है।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। केवल महिला कैदियों हेतु नारीबंदी निकेतन कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। अल्पवयस्क बाल अपराधियों के लिए किशोर सदन, ये बरेली में बनाया गया है, जहाँ बच्चों को रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार की संख्या 7 है। नेक्स्ट प्रश्न, जेल विभाग का शीर्ष अधिकारी शीर्ष पद कौन सा होता है? तो मैंने बताया था महानिदेशक डीजी कारागार। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय कारागार उपस्थित नहीं है? तो मेरठ में नहीं है। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1857 का विद्रोह हुआ तो सिपाहियों ने मेरठ की जेल तोड़ दी, तो वहाँ नहीं है। याद करने का तरीका था, जेल वार्डर का पद पुलिस विभाग के किस पद के समकक्ष माना जाता है? तो कांस्टेबल के समकक्ष। अगला, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस संस्थान डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है? तो ये मुरादाबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न, IPS अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण देने वाली संस्था का नाम क्या है? अच्छा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानी जाती है, तो ये कहाँ है? इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, तो ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय APTC, जहाँ PAC की ट्रेनिंग होती है, वह कहाँ है? तो ये सीतापुर में है। अगला देखते हैं, अपराध की वैज्ञानिक जांच हेतु CDTI कहाँ स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ में स्थापित की गई है। अच्छा, ये गाजियाबाद में है। कहाँ है? गाजियाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? लखनऊ में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दरोगा SI के प्रशिक्षण हेतु PTC फर्स्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मुरादाबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, वुमन पावर लाइन, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो नंबर बनाया गया है 1090, तो ये किसके लिए बनाया गया है? तो इसमें लिखा हुआ है महिलाओं की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर B। उसके बाद में साइबर अपराध की शिकायत हेतु देशव्यापी हेल्पलाइन नंबर कौन है? तो साइबर अपराध के लिए आपको बताया था 1930 है। उसके बाद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है 1076 का मुख्य कार्य क्या है? तो सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं शिकायत करना, बिल्कुल यही सही है। उसके बाद रेलवे यात्रा के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर तो 139 होता है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 होता है। उत्तर प्रदेश के एकीकृत आपातकालीन सेवा 112 का नाम क्या है? तो इसका नाम है UP 112 PRB। अगला देखते हैं, महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम वजन का मानक उत्तर प्रदेश के लिए क्या है? तो महिलाओं के लिए 40 किलो वजन होना चाहिए पुलिस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। तो सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी न्यूनतम ऊंचाई, तो सामान्य के लिए 168 ऊंचाई है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने का न्यूनतम फुलाव कितना होना चाहिए? तो 5 सेंटीमीटर, किसी भी वर्ग का हो। ग्राम पुलिस चौकीदार प्रशासनिक रूप से किसके सीधे नियंत्रण में होता है? तो ग्राम पुलिस या चौकीदार सीधा ये DM की नज़र में होता है या DM के नीचे होता है। पुलिस अभिरक्षण, पुलिस कस्टडी के दौरान आरोपी को कहाँ रखा जाता है? तो पुलिस कस्टडी के द्वारा थाने का लॉकअप होता है, उसमें रखा जाता है, जबकि न्यायिक कस्टडी के अंदर जेल में रखा जाता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। 40 प्रश्न कंप्लीट हुए। धन्यवाद।